दोस्तों नमस्कार। BCW चैनल में आपका स्वागत है। पीटी का जो यह रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुआ है, इसमें हम आज बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। इस वीडियो में हम बात करेंगे होम रूल लीग की। इसके बाद हम बात करेंगे गांधी का जो मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। आज हम देखेंगे इसके पहले जब वो अफ्रीका में होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे, साइमन कमीशन की बात करेंगे और लाहौर सेशन की बात करेंगे। ये 4-5 जो छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा टॉपिक को हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ये 66 BPSC में आया है, पूर्ण स्वराज पे सवाल आया है। आगे देखेंगे ये लाहौर सेशन पे है। ये सब सवाल हम बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा अपना टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक आज का है पहला होम रूल लीग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल बनता है। देखिए होम रूल लीग में दो चार चीज़ है, वही एग्जाम में आता है। पहले तो ये सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा यह स्टार्ट कब होता है। तो दुनिया में एक घटना होगी, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये कब होगा? 1914 से 18 तक चलेगा। इसी टाइम में भारत में जो घटना होगी वो होगा होम रूल आंदोलन। ठीक है, अब 1914 में एनी बेसेंट एक योजना बनाती है। ठीक है, एक योजना बनाती है 1914 में, और उसी योजना का ये सारा अंश आपको देखिएगा जो कि होम रूल लीग में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यह योजना बनेगा कब बनेगा? यह योजना बनेगा 2 जनवरी 1914। हालांकि अभी तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो डेट थोड़ा याद रखेंगे। ये कौन मैगजीन में यह योजना बनाती है? योजना बनाएगी तो ऐसे तो नहीं मन में रखेंगे, कहीं ना कहीं जाहिर करेगी पब्लिक में। उसमें तो सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं, तो मैगजीन था। मैगजीन इनका है कॉमनवेल्थ। और एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ कोई भी घटना और होम रूल से जुड़ा हुआ अगर पूछा जाए तो आप कॉमनवेल्थ को टिक मारेंगे। ठीक है, क्योंकि यह एनी बेसेंट का मैगजीन है, सारी अपनी बातों को यहीं पे लिखते हैं। इतना बात हो गया। अब चलिए, जब यह योजना बनेगा तो यह योजना का कुछ एम भी होगा कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हम होम रूल मूवमेंट लागू करेंगे, मतलब जब होम रूल हम स्थापित करेंगे तो हमारा जो एम होगा क्या होगा। इसमें 3 एम है। और अगर देखिए मेरे हिसाब से अगर एग्जामिनर इस टॉपिक पे बेहतरीन सवाल बनाने पे आए ना, तो यही पूछेगा होम रूल लीग का एम क्या था। और अगर एम पूछेगा तो 90% लड़के यहाँ पे फेल हो जाएंगे। आप खुद बताइए कि आपने इतना ध्यान से कभी पढ़ा था कि उसका एम क्या था। ठीक है, तो इस टाइप से सवाल अगर एग्जामिनर चाहे तो बना सकता है। इसमें 3 एम था, तीनों एम याद कर लेंगे, मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला था धार्मिक स्वतंत्रता, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा, तीसरा है सामाजिक राजनैतिक सुधार। यह 3 एम है जिसकी बात एनी बेसेंट अपने कॉमनवेल्थ मैगजीन में करती है कि हम होम रूल लीग ला रहे हैं। तो इसका 3 ही एम है हमारा। ठीक, अगर हम तीनों को समराइज करें तो तीनों को समराइज करने पर हम कह सकते हैं कि इनकी जो योजना थी उसका मेन मकसद क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट। यह इनका मतलब होम रूल लीग का मतलब ही होता है सेल्फ गवर्नमेंट, हम अपनी शासन खुद करेंगे। इसमें हम 3 चीज़ पे फोकस करेंगे। पहला होगा धार्मिक स्वतंत्रता, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा, तीसरा होगा सामाजिक और राजनीतिक सुधार। ठीक है, यह बैकग्राउंड होगा होम रूल लीग का। अब देखिए होम रूल लीग जब स्टार्ट होगा तो 2 लोगों का नाम आपके जहन में आएगा। एक है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है एनी बेसेंट। अब देखिए अगर आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि क्या सबसे पहले एनी बेसेंट का लीग स्टार्ट हुआ या सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का स्टार्ट हुआ। इस टाइप से सवाल बन सकता है। इसीलिए हम इसको ऐसे याद करेंगे
कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो तिलक का होम रूल स्टार्ट होता है, ये होता है अप्रैल 1916। और एनी बेसेंट का बात करें, इनका होता है सितंबर 1916। अगर आपसे पूछा जाए कि होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया, एक ही स्टेटमेंट में पूछा जाए तो आप आंसर मारेंगे एनी बेसेंट, क्योंकि यही योजना बनाती है, सारा कुछ यही करती है। लेकिन होम रूल लीग जब बनता है उसके पहले स्टार्ट करते हैं तिलक और बाद में उसको स्टार्ट करती है एनी बेसेंट। ठीक है, अब होम रूल लीग जब आया तो इसका कुछ एरिया होगा। यह एरिया कहाँ पे था? जो तिलक वाला होम रूल लीग था इसका एरिया था कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो बॉम्बे जो सिटी है, बॉम्बे नहीं था, बाकी जो ग्रामीण एरिया है महाराष्ट्र का वो था, या और शहर नागपुर वगैरह था। मध्य प्रांत की बात करें, मध्य प्रांत, और एक जगह था बरार, बस इतना एरिया था इनका। टोटल ब्रांच अगर हम बात करें तो इनका था 6 ब्रांच में बटा हुआ था और 6 ब्रांच अपना अपना काम करते थे। इसको छोड़ के बाकी सभी भारत में एनी बेसेंट का होम रूल लीग था। ठीक है, देखिए होम रूल लीग अब बन रहा है, एनी बेसेंट का अपना प्रचार हो रहा है, बाल गंगाधर तिलक अपने स्तर से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के संगठन में काफ़ी अंतर था। जो एनी बेसेंट का संगठन था ये कोई भी 3 पर्सन मिलता था और कहीं पे बैठ के अपना होम रूल लीग बना दिया, एक नया होम रूल लीग अपना स्थापित कर दिया। ठीक है, लेकिन यही तिलक वाला जो था, तिलक में 3 आदमी नहीं कर सकता था, इसके लिए कंडीशन था। जब 3 लोग कोई भी बैठेगा, 3 दोस्त ही मिलकर बैठ के होम रूल लीग अपना बना लेगा, एनी बेसेंट से कोई मतलब ही नहीं है इसको। तो यह क्या था? बहुत नरम था, उदार था, कोई भी बना सकता था, कोई भी तोड़ सकता था। तिलक वाला जो संगठन था मजबूत था। ये दोनों में अंतर था। और यहाँ से सवाल आपको पूछा जा सकता है कि क्या एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था बहुत मजबूत किस्म का था? गलत बात है, वो नरम किस्म का था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक का क्या जो आंदोलन था वो कमज़ोर किस्म का था। तो इस तरीके से स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम मैगजीन की बात करें तो इनकी मैगजीन है कौन? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में सारा कुछ अपना लिखती हैं। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इनका है मराठा और केसरी, 2 मैगजीन है। और इन दोनों मैगजीन पे एग्जाम में एक सवाल कई बार पूछा है। मराठा जो था वह इंग्लिश में था, केसरी जो था वह मराठी में था। ठीक है, लैंग्वेज में था। इतना कुछ हो गया। अब दोनों होम रूल आंदोलन अपने अपना स्तर से दोनों लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दोनों विलय कभी नहीं करेंगे, एक दूसरे में विलय किसी का नहीं होगा, दोनों अपना अपना स्वतंत्र काम करेंगे। कुछ लोग कहेगा कि एनी बेसेंट के जो लोग हैं, एनी बेसेंट के जो अनुयायी हैं या बाल गंगाधर तिलक के जो फॉलोअर हैं, दोनों एक दूसरे को मतलब नफरत करेंगे, इनको आपस में नहीं बनेगी। लेकिन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इन दोनों व्यक्तियों में हमेशा से ही बनेगी, आपसी मतभेद कुछ भी नहीं रहेगा, इन लोगों को लेकर वैसा कोई मतभेद नहीं रहेगा। तो अगर स्टेटमेंट पूछे इन दोनों के होम रूल लीग में कुछ विरोधाभास था, बिल्कुल विरोधाभास नहीं था, नीचे के लोगों में ज़रूर विरोधाभास था, लेकिन तिलक और एनी बेसेंट में कोई विरोधाभास नहीं था, उनके लीग में आंदोलन में कोई विरोधाभास नहीं था। एक घटना होगी 1920, अप्रैल 1920 की घटना है। इसको अखिल भारतीय होम रूल लीग में दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, और मर्ज करने के बाद इसके अध्यक्ष बनाया जाएगा गांधी जी को। गांधी को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। और जब गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो गांधी जी इसका नाम बदल के क्या रखेंगे? स्वराज सभा। स्वराज सभा इसका नाम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं असेंबली। ठीक है, तो होम रूल का हमने अब तक पढ़ा कि तिलक और एनी बेसेंट दोनों अपने अपने होम रूल को मर्ज नहीं करेंगे,
यह स्टेटमेंट पूछा जाता है कि दोनों के फॉलोअर में विरोधाभास था, लेकिन इन दोनों के विरोधाभास नहीं था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग में दोनों का मर्ज हो जाएगा और इसके अध्यक्ष बन जाएंगे गांधी जी, उसका नाम फिर बदल जाएगा स्वराज सभा। ठीक है, ये होम रूल लीग जो होगा 1916 में हमने देखा जब लखनऊ सेशन हो रहा है, वहाँ पे अपने पूरे शक्ति का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, और यही लखनऊ सेशन की बात है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। और इसी लखनऊ सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आया रहता है, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना लेगा। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस इस चीज़ को 1909 के एक्ट के सेपरेट इलेक्टोरेट जो होगा उसको अपनाएगा, तो इसकी बहुत क्रिटिसिज्म करेंगे। एक जो राइटर हैं उनका नाम है RC मजूमदार, पूरा नाम लिख देते हैं इनका, रमेश चंद्र मजूमदार। जब 1909 के एक्ट का मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ है, उसको लखनऊ सेशन में कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेगा। जब यह कांग्रेस एक्सेप्ट करेगा तो RC मजूमदार जो है, रमेश चंद्र मजूमदार है, इस बात को बहुत क्रिटिसाइज करेंगे और कहेंगे कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान को जन्म देने के लिए बीज बो दिया है, मतलब बीज जो बोया गया था 1909 में उसको पनाह दे दिया। इस तरीके का स्टेटमेंट उनका होगा। और यही घटना आप देखेंगे 1909 में जो घटना होगी, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, वही घटना आगे चल के पाकिस्तान को जन्म देगा। ठीक है, तो इसका अंदेशा RC मजूमदार 1916 में ही कह देते हैं। यह स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न इससे बन सकता है कि कौन क्रिटिसाइज करते हैं? RC मजूमदार। और देखिए अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पे अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, चलिए अब गांधी की हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं। गांधी जी के बारे में आंदोलन हमने पढ़ा था कि गांधी जी चंपारण करेंगे, अहमदाबाद होगा, फिर खेड़ा होगा। लेकिन आज हम कुछ नया बात करेंगे गांधी के बारे में। गांधी के बारे में जब भी आप पढ़ते हैं तो गांधी का संबंध जोड़ा जाता है अफ्रीका से। और अभी अफ्रीका की बात करें तो भारत और अफ्रीका का संबंध काफ़ी अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। अभी मोदी जी अफ्रीका दौरा पे भी गए हैं, है ना। तो चलिए अफ्रीका की अगर हम बात करें तो गांधी जी 1894 में एक नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। अफ्रीका की बात चल रही है तो दो चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे डायमंड की खान है दो जगह, एक है किम्बर्ले और दूसरा है बोत्सवाना। ठीक है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। 1894 में गांधी जी इंडियन नाटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं अफ्रीका में। वहीं पे एक बनाते हैं टॉलस्टॉय फॉर्म। इसी में गांधी जी रहते हैं, इसी में गांधी जी वहाँ पे जाने के बाद रहते हैं। ठीक है, अपनी सारी बातों को गांधी जी वहाँ पे एक पेपर के माध्यम से कहते थे। उस पेपर का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पेपर था और कई बार आपसे एग्जाम में यह पूछा गया है इंडियन ओपिनियन के बारे में कि गांधी जी कौन पेपर अफ्रीका में निकालते थे। पेपर है इंडियन ओपिनियन। 1904 में गांधी जी वहाँ पे एक आश्रम बनाते हैं अपने रहने के लिए। फिर फिनिक्स आश्रम बनाते हैं। कहाँ पे है? डरबन। ये भी सवाल आपसे पूछा है, फिनिक्स आश्रम कहाँ पे है? डरबन में है। हालांकि उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था बहुत दिन बाद तक, लेकिन 27 फरवरी 2000 के बाद इसको फिर से खोला गया और लोगों के प्रदर्शनी के लिए, मतलब विरासत के तौर पे इसको लोगों को दिखाया जाता है। ठीक है, ये सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिनिक्स आश्रम कहाँ पे है? डरबन में है, ये आप याद रखेंगे। अगर गांधी की अफ्रीका यात्रा की बात करें, गांधी जी अफ्रीका जब जाते हैं तो देखिए गांधी पढ़े लिखे रहते हैं। कहाँ पे? लंदन से। लंदन से पढ़े लिखे होते हैं, बैरिस्टर होते हैं
और ऐसा नहीं है कि गांधी जी अपने जवानी में मतलब कॉलेज में थे तभी से एकदम गांधीवादी विचारधारा के थे, ऐसा नहीं थे। वो भी आप ही आपके तरह ही एक स्टूडेंट थे, पढ़ाई लिखाई किए। जब अफ्रीका जा रहे होते हैं तो एक किताब पढ़ते हैं, इसीलिए कहा जाता है अच्छे अच्छे किताब पढ़ना चाहिए, आपका हृदय परिवर्तन होता है। जब यह अफ्रीका जा रहे होते हैं तो रास्ता में एक बुक पढ़ेंगे और बुक का नाम होगा अनटू द लास्ट। इस बुक का राइटर होगा जॉन रस्किन। जॉन रस्किन राइटर होगा, बुक लिखेगा अनटू द लास्ट। इसी बुक से इनको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और कहा जाता है गांधी का जीवन जो बदला इसी बुक से बदला। और जो गांधी ने सर्वोदय का जो विचार रखा था, सर्वोदय क्या है? सबका उदय है ना। तो सर्वोदय अंत्योदय जो है, अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति का उदय, सर्वोदय मतलब सबका उदय। तो यह जो विचार गांधी को आया था इसी बुक से आया था। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा बुक था जो गांधी के जीवन को बदल के रख दिया अफ्रीका की जर्नी में, तो वो था अनटू द लास्ट। इसके राइटर हैं जॉन रस्किन। और यह कब बुक पढ़ते हैं? अफ्रीका की यात्रा में पढ़ते हैं। ठीक है, इस बुक का एक स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, द गॉड ऑफ द इंडिविजुअल इज एक गॉड नहीं, यहाँ पे गुड होगा, गुड। ठीक है, कहने का मतलब है व्यक्ति का जो कल्याण है सबके कल्याण में निहित है। यह स्टेटमेंट याद रखेंगे, मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यही जो स्टेटमेंट है गांधी के जीवन को पूरा बदल के रख दिया। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा, या एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि पूछा भी गया है कई बार कि गांधी की फिलॉसफी थी क्या। तो देखिए गांधी की फिलॉसफी है वो है फिलोसफिकल एनार्किस्ट। फिलोसफिकल एनार्किस्ट मतलब यह बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है। फिलोसफी की बात तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल के साथ फिलोसफी की बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, यह एग्जाम में किसी पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको एक लाइन में करा दिया कि अगर आपसे दोबारा पूछा जाए तो आप इसको कर पाएँ। ये था गांधी के बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट जो कि भारत आने से पहले ही करते हैं और एग्ज़ाम में हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न, देखिए ये सब फैक्ट जो है ना यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा था, फिर भी 2-4 फैक्ट को छूट गया था तो उसको हम देख लेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब होती है? 1 अगस्त 1920। इसी दिन आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होगी। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वह कौन सा व्यक्ति था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए बहुत सारा योगदान दिया लेकिन देखा ही नहीं उसको। क्योंकि आंदोलन के पहले बहुत तैयारी करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन ऐसे स्टार्ट होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, पूरा प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन जिस दिन स्टार्ट होगा उसी दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो यह बेचारे देख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो यह क्वेश्चन बन सकता है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920। डेट याद रखेंगे, डेट याद करना जरूरी है। ठीक है, और इतिहास में लगता है डेट जिनको याद नहीं होता याद कर लीजिए, एग्जाम में 2-3 सवाल ऐसा ज़रूर पूछता है हर साल जो डेट पे होता है। ठीक है, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एम था कि हम 1 साल के अंदर में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। हालांकि नहीं हो पाया। इसी मुद्दा पे गांधी का बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि आप तो बोले थे लेकिन 1 साल में लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। इस टाइम में ये बोलते हैं कि जो स्टूडेंट है अपना स्कूल छोड़ दे, जो ऑफिस में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, अपना ऑफिस दफ्तर रहना छोड़ दें, लोग वकालत छोड़ दें। वकालत करना बहुत लोग छोड़ दिए, उसमें से इम्पोर्टेंट लोग हैं। वकालत किसने छोड़ी है? वो हैं आपके मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। इनके भाई हैं विट्ठल भाई पटेल, दोनों भाई छोड़ देते हैं।
एक हैं सी आर दास। सी आर दास भी थे, ये वकालत छोड़ देते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा गया कई बार कि कौन कौन वकालत छोड़ें, बीच में किसी और का नाम डाल देगा, बीच में राजा राम मोहन राय डाल देगा या डाल देगा भगत सिंह, है ना। तो भगत सिंह तो वकालत की पढ़ाई किए नहीं थे, तो वगैरह वगैरह आप थोड़ा सा छांट लेंगे यहाँ पे। अब इसी टाइम में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है तो गांधी जी क्या करेंगे, लोगों को कहेंगे कि आप शराब से परहेज़ करिए, शराब से परहेज़ करिए, और महिलाओं को बोलेंगे कि आप आंदोलन करो। महिला आंदोलन करेगी तो ज़्यादा सफल होता है और लोगों तक मतलब ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि देखिए पुरुष शराब पुरुष ही पीता है। अगर पुरुष आंदोलन करेगा तो मतलब जो नहीं पीता है वही आंदोलन करेगा, जो पीता हो तो करेगा नहीं। तो पीड़ित कौन है, पीने वाला ना, तो पीने वाला तो कर ही नहीं रहा है। लेकिन महिला आंदोलन करती है तो महिला आंदोलन कौन करेगी, जिसका पति नहीं पीता वो क्यों करेगी, उसको मतलब ही नहीं है। जिसका पीता है वो तो करेगी, तो ज़्यादा असर वो करेगा। तो गांधी इस बात को समझते थे। गांधी कहते हैं कि इसका आंदोलन महिलाएं करेंगी, यानी महिलाएं करेंगे, जो पीड़ित हैं वही आंदोलन करेंगी, यानी कि जिस घर में समस्या वहीं से समाधान निकालते हैं गांधी। ठीक है, तो अब जब आंदोलन बढ़ेगा शराबबंदी पे, तो शराब नहीं बिकेगा, शराब नहीं बिकेगा तो अंग्रेज़ों को टैक्स कम मिलेगा। जब टैक्स कम मिलेगा तो अंग्रेज़ क्या करेंगे कि उनको तो हेल्थ से कोई मतलब है नहीं। अभी भी सरकार देखेंगे, कोरोना के टाइम में बहुत सारा गवर्नमेंट क्या की थी कि जब टैक्स इनका कम हो रहा था तो शराब पे टैक्स थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, है ना। बढ़ाया गया था कि घटाया गया था, कुछ हुआ था, हमको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, बढ़ाया घटाया गया था, जो भी किया गया था, लेकिन शराब बहुत बिक रहा था उसमें, शायद घटाया गया था। अब मैं पीता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, है ना। तो लेकिन टैक्स कुछ किया गया था कि रेवेन्यू बढ़ा था गवर्नमेंट का, तो टैक्स घटाया ही गया होगा, तभी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। सेल बढ़ा टैक्स घटेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, टैक्स आएगा, यही हुआ होगा। चलिए, तो हम कहाँ पे थे, हाँ, अंग्रेज़ों का टैक्स कम आने लगा जब लीकर से। तो इन्होंने क्या किया कि एक साइन बोर्ड बनाया, और जो लोग शराब पीते थे, जैसे मिस्टर एक्स हैं, ये शराब पी रहे हैं, इनका नाम लिखा गया मोटे अक्षरों में। फिर मिस्टर वाई हैं, इनका नाम लिखा गया। मिस्टर जेड हैं, इनका नाम लिखा गया। और इनके नामों को लिख के पूरा पंपलेट लगाया गया चौराहा पे कि ये अच्छे लोग हैं। मतलब देखिए, जो लोग शराब उसमें पी रहा है, इस लोगों का, ऐसे लोगों का नाम लिख के चौराहा पे लगाया गया, और कहीं ना कहीं इनको अच्छे दिखाने की कोशिश की गई, है ना। गुड मैनर में इनको दिखाया गया कि लोग अच्छे हैं, ये लोग टैक्स दे रहे हैं सरकार को, ब्रिटिशर्स को। यह एक मोटिव था। एक ये भी होता है कि जो बड़े बड़े लोग समाज में, जब बड़े बड़े लोग कोई भी काम करते हैं, अच्छा काम करें या बुरा काम करें, उसका इम्पैक्ट नीचे के लोगों में पड़ता है। और इसीलिए किया गया कि नीचे के लोग भी इनको अब जैसे ठाकुर साहब हैं, या उसमें जो ठेकेदार होते थे, जो ज़मींदार होते थे, वो अगर शराब पी रहे हैं तो देखा देखी नीचे के लोग भी शराब पियेंगे। वो हेल्थ को बाद में सोचेंगे, पहले वो फैशन देखेंगे कि ठाकुर साहब शराब कितना स्टाइल से पी रहे हैं, हम भी पियेंगे, है ना। इसीलिए आप देखेंगे विमल पान मसाला है ख़राब चीज़, लेकिन एक्टर से प्रचार कराया जाता है। शराब का भी प्रचार एक्टर से कराया जाता है, क्योंकि लोग हेल्थ को बाद में देखेंगे, पहले तो फैशन देखेंगे। ठीक है, तो एक घटना कहाँ पे होती है, एक घटना होती है बिहार में। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा स्टेट था जहाँ पे जो लोग दारू पीते थे, शराब पीते थे, उनका बैनर पोस्टर लगा के और प्रचार किया गया। तो ये घटना बिहार की है। ठीक है, बाकी अगर स्टेट की हम बात करें तो शराबबंदी कानून जो था, शराबबंदी कानून नहीं था, शराबबंदी का जो आंदोलन था, इस आंदोलन को लीड कौन कर रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इसको लीड कर रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन स्टेट था जहाँ पे पंपलेट लगाया गया था, वो स्टेट था बिहार। ठीक है, ये दो घटना आप याद रखेंगे। अगर बिहार की बात हो रही है तो यहीं पे अगर हम एक बात करेंगे कि बिहार में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कौन लीड कर रहा है, ये 1920 में लीड कर रहे हैं कौन, छपरा में कौन है, राहुल संकीर्त्यान। वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही थी अभी ऊपर में, इनके एक भाई हैं विट्ठल भाई पटेल।
विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले स्पीकर बनते हैं। पहले स्पीकर बनेंगे 1925 में। यह एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा गया है, आप इसको याद रखेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले स्पीकर बनने वाले कौन से व्यक्ति हैं? विट्ठल भाई पटेल 1950। वल्लभ भाई और विट्ठल भाई में ज़रूर अंतर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की बात करें तो एक एक्ट आया था 1919 का। 1919 का जब एक्ट आया तो कहा गया इस एक्ट को चेक करने के लिए हम 10 साल बाद एक कमीशन बनाएंगे। कमीशन को हम भेजेंगे भारत और वह कमीशन देखेगा कि यह जो एक्ट हमने बनाया कितना इसमें विकास हुआ, इसके आधार पर हमने भारत में कितना विकास किया, इस एक्ट की जांच करने के लिए कमीशन बनेगा, ठीक है। अब कमीशन बना 1919, एक्ट का कमीशन बनता कब? 10 साल बाद, मतलब 1929। लेकिन यह कमीशन बन जाता 1927 में। कमीशन बनता है 27 में, भारत में आएगा 28 में। आपसे एग्ज़ाम में अगर सवाल पूछे कि साइमन कमीशन कब बनता है, ये बनता है 27 में और 3 फरवरी 1928 को भारत आएगा, ठीक है। डेट याद रखेंगे आप, ये डेट की ज़रूरत नहीं है, मतलब 27 से 28 याद रखेंगे। 28 में भारत में आएगा। कहाँ पे आएगा? भारत में कहाँ पे आएगा? बॉम्बे आएगा, ठीक है, क्योंकि समुद्र के रास्ते से ही आएगा लोग। अब देखिए, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहा तो गया था 10 साल बाद 29 में बनना चाहिए, लेकिन यह 27 में कैसे बन गया? वहाँ पे चुनाव था। और अभी भी आप देखते हैं भारत में कोई भी घटना होने वाली होती है, सारा का मकसद एक ही होता है, चुनाव। चुनाव गड़बड़ ना होना चाहिए। आपका कोई भी एजेंडा हो, विकास का एजेंडा गड़बड़ हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, चुनाव का एजेंडा गड़बड़ ना होना चाहिए। चुनाव ज़रूरी है। तो चुनाव के पहले वहाँ की सरकार ने सोची कि हम कुछ काम तो कर रहे हैं ना, काम दिखाने के लिए हम कमीशन 2 साल पहले ही बना देते हैं। जो 29 में बनना था उसको 27 में बना के भेज दे गया। अब इस कमीशन में टोटल जो लोग थे वाइट थे, मतलब एक भी लोग उसमें इंडियन है नहीं। कमीशन किसके लिए बन रही है? इंडिया के लिए। उसमें एक भी इंडियन नहीं है। अब ये किसके कहने पे सारा घटना हुआ था? लॉर्ड इरविन उस समय था। इरविन इस बात का सिफारिश किया था कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय को नहीं डालना है। यह इरविन का सिफारिश था कि सब लोग वाइट मैन होगा, ठीक है। इसी के आधार पे सभी अंग्रेज यहाँ पे आए। अब लोगों में बड़ा गुस्सा आया कि भाई तुम इंडियन के बारे में आए हो जांच करने, एक भी इंडियन व्यक्ति है ही नहीं उसमें। अब लंदन से आदमी आके बताएगा कि इंडिया में क्या कमी है, क्या सुधार करना है, ऐसा थोड़े हो सकता है। यहाँ के लोगों को कम से कम 1, 2, 3 लोगों को तो रखते, बाकी 4-5 लोग तुम्हारे होते, है ना। तो यह इरविन की सिफारिश थी, इससे लोगों में और ज़्यादा रोष पड़ा। और उस टाइम में देखेंगे इरविन से संबंध बड़ा ख़राब हो गया था, ठीक है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, जब गांधी के बारे में, गांधी इरविन संबंध पढ़ेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें सारे अंग्रेज थे, सारे वाइट थे, ठीक है। अब देखिए, जब कमीशन बॉम्बे आता है तो बॉम्बे से ये कहाँ जाएगा? लाहौर जाएगा। लाहौर जाएगा तो वहाँ पे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लग रहा होता है और लोग विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध को नेतृत्व कौन कर रहा है? लाला लाजपत राय। यह पंजाब का शेर इनको कहा जाता है। यह लाहौर में इस साइमन गो बैक का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन पे लाठीचार्ज होगी और जब लाठीचार्ज होगी तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु होगी तो उसी टाइम यह कहेंगे लाला लाजपत राय कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसका स्टेटमेंट है, किस कंटेक्स्ट में कहा गया है, कब कहा गया है, सारी घटना याद रखेंगे। साइमन कमीशन, लाहौर, लाला लाजपत राय कहते हैं, बस सवाल बन जाएगा, ठीक है। यह जो साइमन कमीशन बनेगा इसके अध्यक्ष कौन होंगे? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। इसी बीच 1928 की अगर हम बात करें, इनकी मृत्यु होगी और इनकी मृत्यु के बाद क्या घटनाएं होगी आगे हम जब भगत सिंह वाला कुछ पढ़ेंगे उससे हम रिलेट करके इसको बताएंगे डिटेल में। लेकिन अभी आप इतना ही याद रखिए, 1928 में इनकी
मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1928 में एक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों एक संगठन बनाएंगे, उसका नाम है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ठीक है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग यह संगठन बनाएंगे, आप इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग संगठन किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। चूँकि देखिए दोनों के बारे में कहा जाता है दोनों को आपस में बनते ही नहीं थे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का कई लेटर मिला है जो जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं, और अपने लेटर में लिखते हैं उन दोनों उस टाइम के नेताओं का लेटर अगर आप पढ़ेंगे और अभी के नेताओं का तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब कहाँ के उस समय के नेता, कहाँ के अब के नेता। सुभाष चंद्र बोस अपने लेटर में, एक लेटर उनका था, उसमें लिखते हैं नेहरू को और कहते हैं कि हमने कुछ बुक मंगाई थी जो हमने पढ़ ली है। बुक का नाम भी मेंशन करते हैं, 4 बुक का नाम मेंशन करते हैं, और कहते हैं अगर आपके पास कुछ और बुक पढ़ी हो, क्योंकि आप बहुत बुक के शौकीन आदमी हैं, कुछ और नई बुक मंगाई हो तो उसको बताइएगा और भेजिएगा, क्योंकि आपकी पसंद बहुत अच्छी होती है और मैं भी पढ़ूंगा। मतलब उस समय के लेटर में लोग बात करते थे कि यह बुक मार्केट में भी नया है, आया है, इसको हमको पढ़ना है। आजकल के नेता क्या बात करते हैं? बिहार में कौन पार्टी को तोड़ना है ना, यूपी में किससे जोड़ना है, किसको जोड़ना है, और कहाँ पे दंगा कराना है, बस इनका यही काम है। सोचिए नेताओं का स्तर कितना पहले से गिर चुका है। ठीक है, छोड़िए वो सब बात, चलिए तो कहाँ पे हम थे और इसका मकसद क्या था? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसका मकसद था, इसका एम था कि हम जो डोमिनियन स्टेटस का अभी तक बात कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस का अभी तक बात कर रहे हैं, इससे हमें आगे बढ़ना है और हम करेंगे अब पूर्ण स्वतंत्रता की बात। मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की हम बात करेंगे, डोमिनियन स्टेटस हम आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। ठीक है, इसका यही एम था। ये बनता है 1928 में। अब हम बात करेंगे लाहौर अधिवेशन जो होता है 1929 में, और यहाँ पे हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। इसमें देखिए 2-3 फैक्ट है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ से सवाल हमेशा बनता है, पिछला एग्जाम में पूछा गया था। इसमें डेट ही इंपॉर्टेंट है। लाहौर सेशन होता है कहाँ पे होगा? लाहौर नाम से ही आपको पता चल रहा है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन उसमें भारत का हिस्सा था, क्योंकि पाकिस्तान का तो जन्म हुआ ही नहीं है। एक घटना है 31 दिसंबर 1929। ठीक है, यह डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर कहाँ पे है? अभी पाकिस्तान में है, लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है, आपसे पूछा जाएगा किस नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, सतलज ब्यास मत मारिएगा, रावी के तट पे है। लाहौर अधिवेशन हो रहा है 31 दिसंबर 1929 को, रावी के तट पे हो रहा है। और देखिए कांग्रेस का सेशन अमूमन 3 दिन चलता था। ठीक है, तो 31 दिसंबर को नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू 1929 में प्रेसिडेंट होते हैं, यहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहीं प्रेसिडेंट होते हैं। ये झंडा फहराएंगे रावी नदी के तट पे, रात को 12 बजे झंडा फहराएंगे, और यहीं पे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरंगा पहली बार फहराया गया, तिरंगा पहली बार फहराया गया, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, पहली बार तिरंगा फहराते हैं, और नेहरू जी यह घोषणा करते हैं अपने भाषण में कि हम, मतलब घोषणा तो खैर 2 तारीख को औपचारिक होगी, लेकिन भाषण में भी ये बात बोलते हैं कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता मनाएंगे, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाएंगे। ये नेहरू को अपने भाषण में बोलते हैं 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे रावी नदी के तट पे लाहौर शहर में। ठीक है, बोलते हैं 31 दिसंबर को ये घटना हो रही है, लेकिन 3 दिन का जो सेशन चलता है कांग्रेस का, 31 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा। 2 जनवरी 1930 को
आईएनसी का ऑफिशियली स्टैंड आ जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिशियली घोषणा हो जाएगा इस दिन। जो भाषण यहाँ पे दिए रहेंगे नेहरू जी, उसको ऑफिशियली लोग घोषित कर देंगे। तो देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस दिन नेहरू बोलते हैं, नेहरू बोलते हैं 31 दिसंबर को रात में। अगर आपसे सवाल बन जाए कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को कब पास किया, तो प्रस्ताव पास करती है 2 जनवरी को। बस यही अंतर है दोनों में, दोनों प्रश्न में अंतर यही है कि प्रस्ताव पास होता है आपका 2 जनवरी को, और नेहरू जी भाषण देते हैं 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, और ये कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वतंत्रता, अपने आप को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, यहाँ पे स्वराज होगा, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है, 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। यही दिन 26 जनवरी को, इसीलिए जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, 26 नवंबर को तैयार हो गया था, तो हमने कहा कि नहीं, यह हमारा पूर्ण स्वराज दिवस कब है, 26 जनवरी है, जब संविधान पूरी तरीक़े से लागू इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हुआ। कारण यही था, लॉजिक यही था संविधान को लागू करने के पीछे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, इस डेट का औचित्य क्या है, तो इस डेट का औचित्य यहाँ पे है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को लिंक कर पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, हमने जो क्वेश्चन देखा था ऊपर में, इसको देख लेते हैं। विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज अ पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 66 बीपीएससी में पूछा है। पूर्ण स्वराज दिवस किस दिन को मनाया गया? वो दिन था आपका 50 है ना, 50 तो होगा नहीं, यहाँ से कट गया, 30, हाँ 26/1/1930। ठीक है, ठीक है, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन उसी के हिसाब से 26 जनवरी को अडॉप्ट किया गया। ये 48 होगा, संभव ही नहीं है। ये 47 होगा, ये भी संभव नहीं है। ये 50 संभव ही नहीं। मतलब देखिए, थोड़ा सा बस फंसा रहा है क्वेश्चन, बहुत ईजी है, आपको सिर्फ डेट याद रहेगा तो खट से आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929? ये 67 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा है। तो देखिए, हमने बार बार 2-3 बार आपको बोला है कि 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वल्लभ भाई पटेल। ये 1931 में होते हैं। ये कौन सा सेशन है? कराची सेशन। मोतीलाल नेहरू कब होते हैं? मोतीलाल नेहरू कब होंगे? 1928। जवाहरलाल नेहरू कब होंगे? 1929। यही आपका आंसर होगा। राजेंद्र प्रसाद कब होंगे? 1939। जब हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम में होंगे, 1939 में होंगे। ठीक है, ये सब याद रखेंगे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू इसके करेक्ट आंसर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग नेवर प्रेसिडेंट ओवर ए सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखिए, तिलक के बारे में हमने आपको क्या बताया कि 1 सितंबर 1920 को इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके पहले बने नहीं सुभाष चंद्र बोस, तो त्रिपुरी वगैरह में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। पट्टाभी सीतारामैया कब बनेंगे? ये आज़ादी के टाइम में देखेंगे कार्यकारी अध्यक्ष रहते हैं पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, तो ये जो होंगे बाल गंगाधर तिलक, ये कभी नहीं रहेंगे। आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। व्हाट मूव्ड अभिनव भारत, अवनींद्रनाथ टैगोर है, सॉरी अभिनव भारत नहीं है, हमको लगा सावरकर वाला अभिनव भारत है। व्हाट मूव्ड अवनींद्रनाथ टैगोर टू पेंट द फेमस इमेज ऑफ भारत माता? देखिए, भारत माता की फेमस पेंटिंग, यह किस कंटेक्स्ट की बात की गई, कब ये हुआ है? देखिए, सब बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल नहीं, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, इसीलिए हमने सोचा कि आपको करवा दें। यह स्वदेशी मूवमेंट की बात हो रही है। जब 1905 में हमने बंगाल मूवमेंट पढ़ा था, उससे रिलेटेड यह टॉपिक है। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं, बहुत अच्छे पेंटिंग करते हैं। यह बंगाल में नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह भारत माता की पेंटिंग करते हैं। कब करेंगे? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में करेंगे। तो सब फैक्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन सवाल है ये सब। ठीक है, यह तर्कस का सवाल है, ये सब अभी एग्जाम में बीपीएससी में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी अच्छा सवाल हमको लगा, तो हमने सोचा कि आपको करवा दें। देखिए, ऐसा प्रश्न हमेशा बनता है कि हु एमोंग द फॉलोइंग वाज वर नॉट द लीडर ऑफ द मॉडरेट?
मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पे हमेशा सवाल बनता है कि कौन से लोग मॉडरेट हैं, कौन से लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। लाल बाल पाल जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं, और गोखले जो हैं, गांधी जो हैं, ये लोग जो हैं मॉडरेट में आते हैं। ठीक है। फिरोज शाह मेहता कह रहा है नॉट, कौन नहीं है। ठीक है, मतलब मॉडरेट कौन नहीं है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट पूछ रहा है, एक्सट्रीमिस्ट इसमें कौन है। तो ये है फिरोज शाह मेहता, ये बहुत लिबरल आदमी थे फिरोज शाह मेहता। एक है दिनसा वाचा, ये भी बहुत लिबरल आदमी थे। अश्विनी कुमार दत्त बहुत उग्रवादी टाइप के आदमी थे, मतलब यह जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप थे। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मॉडरेट पे नहीं जाना है, नॉट जरूर जाना है। नॉट मॉडरेट मतलब नॉट मॉडरेट नहीं थे, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट थे। तो इसका आंसर हो गया अश्विनी कुमार दत्त। तो ऐसे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि कहाँ पे नॉट है, कहाँ पे नॉट नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द शराबबंदी कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाई, ये 65th बीपीएससी में पूछा है। हमने आपको ऊपर वीडियो में बताया था कि शराबबंदी कैंपेन जो चला था वह किसके लीडरशिप में चला था। चित्तरंजन दास, इनका कोई मतलब नहीं है ऐसे आंदोलन से। सरदार वल्लभ भाई पटेल यही तो थे। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, लाला लाजपत राय नहीं थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो यही सब कुछ टॉपिक था। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखेंगे, उसके बाद 1935 का एक्ट देखेंगे, और ऐसे करके जो भी कुछ वीडियो है 2 से 3 वीडियो में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।